Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to be a part first English literature class. Again, we are going to discuss Thoughts in a Garden. In the previous class, I told you that Andrew Marvell is a metaphysical poet, but most of the traits that are reflected in his poetry and specifically in Thoughts in a Garden are that of the romantic poetry. He has the sensuousness of Keats and imaginative aspect, even optimism of Wordsworth. यदि हम बात करें एंड्रयू मार्वेल की तो वो एक मेटाफिजिकल पोइट है, लेकिन उनकी पोइट्री में ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो रोमांटिक पोइट्री के देखने को मिलते हैं। इनकी पोइट्री में कीट्स की सेंसुअसनेस देखने को मिलती है, वहीं वर्ड्सवर्थ की इमेजिनेटिव कल्पना शक्ति और जो उनकी ऑप्टिमिज्म है, आशावादिता है, वो भी इनकी पोइट्री में देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली थॉट्स इन ए गार्डन में। तो थॉट्स इन ए गार्डन के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इसके 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें राइटर ने थॉट्स इन ए गार्डन, वेन एवर यू आर सिटिंग इन अ गार्डन, वॉट थॉट्स कम टू योर माइंड? Because when we are in a garden, we are turned into a child. We are innocent. We are the lovers of the silence at that time. In the different colors that are seen in the nature, they are all reflected into the garden itself. यदि हम बात करें गार्डन की, तो जब हम गार्डन में होते हैं तो हम एक छोटे से बच्चे बन जाते हैं, हम इनोसेंट हो जाते हैं, एकदम हम साइलेंस लवर्स हो जाते हैं, हम अपने बारे में सोच पाते हैं, प्रकृति के बारे में सोच पाते हैं। तो उन्हीं थॉट्स को राइटर ने इस पोएम में कंपाइल किया है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। When we have run our passion's heat, love hither makes his best retreat. The gods, that mortal beauty chase, still in a tree did end their race. Apollo hunted Daphne so, only that she might laurel grow, and Pan did after Syrinx speed, not as a nymph but for a reed. यदि हम बात करें इससे पहले की स्टेंजा की, तो राइटर ने कहा था कि द ग्रीन कलर ऑफ नेचर अट्रैक्ट्स हिम मच मोर देन एनी अदर कलर, वेदर इट इज़ द रेड कलर और द वाइट कलर, विच आर कंसिडर्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल। यदि बात करें प्रकृति के हरे रंग की, तो वो राइटर को और इसके अलावा हम लोगों को भी प्रकृति का हरा रंग बहुत ही प्रिय होता है। चाहे लाल कलर और सफ़ेद कलर, उनको भी बहुत सुंदर माना गया है, लेकिन प्रकृति के कलर के आगे वो कुछ भी नहीं है। Green color is the symbol of truth, innocence, refreshment, naturalness and development. हरा रंग जो होता है वो सत्य का, निर्दोषता का, ताजगी का, स्वाभाविकता का और बढ़ोतरी का प्रतीक होता है। बट देयर आर सर्टेन पीपल हु ट्राई टू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर बाय कार्विंग द नेम्स ऑफ देयर बिलवेड्स ऑनटू द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जो कि बड़ी निर्दयता से पेड़ों की टहनियों पर अपने प्रेमिका का नाम लिख देते हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ द ट्री इज फार मच एक्सीड्स देन दैट ऑफ देयर बिलवेड्स। वे भूल जाते हैं, वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि बाग की जो ब्यूटी है वो उनकी प्रेमिकाओं से अधिक सुंदर है। तो इन लाइन्स में, इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहा है? When we have run our passion's heat, the heat of the passions, when it is away from our mind, when we forget about our heat of passion, love hither makes its best retreat. Hither here refers to in the garden. Love makes its retreat. Retreat means it's come back to the garden. When the odor of love had ended off, प्रेम का उफान जब ठंडा पड़ जाता है, तो हम किसकी तरफ भागते हैं? प्रकृति की तरफ भागते हैं। लव हिदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। वी कम बैक टू नेचर, वी आर कमिंग बैक इन द कंपनी ऑफ नेचर। द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चीज, देयर वर गॉड्स हु वर रिसाइडिंग इन द हेवन, दे आल्सो वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल लेडीज विच वर रिसाइडिंग ऑन टू द अर्थ। आकाश में रहने वाले देवता भी कभी कभी अर्थली ब्यूटी जो है, संसार में रहने वाली जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, उनसे प्रेम कर बैठते हैं। Still in a tree did end their race, and when they are chasing them, chase means to follow, when these gods are following these mortal beauties, they are turned into trees. Still
in a tree did end their race. When they chase them, when they follow them, they are turned into a tree. Still in a tree did end their race. Race here refers to when they are trying to follow them, they are turned into trees. Apollo hunted Daphne so. Apollo is the sun god in the Greek mythology. Daphne, the laurel which Apollo loves to crown himself with. Only that she might laurel grow. Daphne, जिसको कि अपोलो ने फॉलो किया था. Daphne एक्चुअली अर्थली ब्यूटी थी और अपोलो सन गॉड था जिसने कि Daphne को फॉलो किया था. उसने भी अंत में क्या हुआ? She was turned into a laurel tree by Apollo. Only that she might laurel grow, and Pan did after Syrinx speed. Pan, the rural god of the Greeks, he also followed Syrinx. And Syrinx was later on turned into a flute, which is piped by the god Pan. He used to play with it. And Pan did after Syrinx speed, not as a nymph but for a reed. She was not any mythological semi-divine maid living in water or forests. She was not a nymph, but she was converted into a reed, flute tree. So the poet says that our real aim at all times, even in the heat of passion, is always to get peace and quiet, coolness and repose that are found only in a garden. Trees alone in a garden can give this peace and quietness. This is why many gods who fell in love with earthly beauties changed their dear ones into trees. Their beloveds were turned into trees. This shows that gods themselves considered the garden and all the plants and trees growing in the garden as suitable abodes for their permanent residence. Here the writer refers to the Greek mythical stories. He says that Apollo fell in love with Daphne, who was the daughter of river god. Daphne did not like Apollo. She prayed to the gods to protect her from Apollo's ill intentions. Gods helped her and she was turned into a laurel tree. Since then, the laurel has been a favorite emblem of Apollo. Pan, who was half man and half brute, was the god of nature. He picked up a fancy for Syrinx, a nymph of Arcadia. She did not love Pan. Pan prayed for help. She was changed into a reed. In token of his love for Syrinx, Pan used this reed as a pipe for his music. Since then, Pan has been associated with pipe made of reed. Pan played on the pipes made of reed. In no other form could their beloved nymphs have given them more pleasure and repose than in the form of the trees. There is nothing like trees for comfort and joy, for coolness and repose. कवि इन पंक्तियों में कहता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में, यहाँ तक कि आवेशपूर्ण अवस्था में भी सदा यही होता है कि हम शांति की आकांक्षा करते हैं और ये शांति हमें केवल उपवन में, गार्डन में मिलती है. यही कारण है कि अनेक देवताओं ने, जो कि पृथ्वी की सुंदरियों से प्रेम करते थे, अपनी प्रेमिकाओं को पेड़ों में परिवर्तित कर दिया. इससे पता लगता है कि देवता स्वयं उपवन और सभी प्रकार के पेड़ पौधों को, जो कि किसी गार्डन में उगते हैं, उपवन में उगते हैं, अपने स्थायी निवास के लिए उपयुक्त समझते थे. मार्वेल दो ग्रीक पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हैं. अपोलो नदी के एक देवता की पुत्री डेफने से प्यार करने लगा. डेफने उसे पसंद नहीं करती थी. उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे अपोलो के बुरे इरादे से रक्षा करें. देवताओं ने उसकी सहायता की और उसे लॉरेल ट्री में परिवर्तित कर दिया. तभी से लॉरेल अपोलो की प्रिय निशानी बन गया. पान, जो आधा मनुष्य और आधा जानवर था, प्रकृति का देवता था. आर्केडिया की एक सुंदर स्त्री सिरिंग्स से वह प्रेम करने लगा. सिरिंग्स पान से प्यार नहीं करती थी. उसने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की. उसे रीड नामक पेड़ में परिवर्तित कर दिया गया. सिरिंग्स के प्रति अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में पान उस रीड को अपने संगीत हेतु बांसुरी के लिए प्रयोग करने लगा. तभी से पान का रीड से अभिन्न संबंध रहा है. रीड उसकी बांसुरी के काम आता है. तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा शांति और आनंद जो चीज़ प्रदान करती है वो है प्रकृति, वो है गार्डन. What wondrous life in this I lead, ripe apples drop about my head, the luscious
Clusters of the wine upon my mouth do crush their wine. The nectarine and curious peach into my hands themselves to reach. Stumbling on melons as I pass, and snared with flowers I fall on grass. Here again, the imaginative aspect of the writer is reflected. What does he say? What wondrous life in this I lead when I am in the company of nature, when I am in a garden. I feel wonderful. I spent a wonderful life in the company of nature. Ripe apples drop about my head. I imagine that when I am lying in the garden, the apples which are ripened, which are sweet, they are falling onto my head from the trees. Directly they are coming to my head. The luscious clusters of the wine, sweet and juicy, delicious, palatable grapes. They also come down into the clusters. Upon my mouth to crush their wine, and I enjoy their juice. When they are crushed into my mouth, they give their wine, their juice. I can feel their sweetness. The nectarine and curious peach. Nectarine, a kind of fruit. मकरंद कोश जिसे कहते हैं. The nectarine and curious peach and the peaches into my hands themselves to reach. They also are plentiful into the garden. They can also be seen in plenty. Into my hands themselves to reach. I can reach up to them. I can directly pluck them out of the tree. Stumbling on melons as I pass. Stumble, लड़खड़ा करके गिर जाना. When I walk into the garden, the watermelons are also there. So I stumble. I don't see them. That's why I stumble down as I pass. As I pass through the garden, as I walk into the garden. Ensnared with flowers. I am ensnared. I am feeling amazed. Seized. मैं प्रभावित हो जाता हूँ किससे? Flowers से. When I see different kinds of flowers, different colored flowers, I fall on grass and then I lie down onto the grass. So in this stanza, the poet describes a fruit garden in its exuberance. This stanza is worth comparison with Keats's poem in respect of sensuousness. The poet feels happy as he smells and tastes the glories of the garden. The poet has drawn a very sensuous picture of the pleasures of the fruit garden, where life for him is full of joy and wonder. All around the poet there are ripe apples. Clusters of juicy grapes are so abundant that they seem eager to be eaten. They are nectarine and strange peaches. There are melons all around him. On the ground, ripe apples drop about his head. Clusters of wine crush their wine upon his mouth. The nectarine and peach fall in the poet's hands in curious manner. The ground is covered with melons, which are covered with leaves and flowers. The poet stumbles and falls on the ground. He is almost ensnared by the fruits and flowers. The pleasures that nature offers in a garden are great. There is no wonder then that the poet could not help being ensnared, and so he stumbled and fell. इस स्टेंजा में कवि फलों के एक बाग के बारे में वर्णन करता है और यही सेंसुअसनेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कीट्स की कविता से उन्हें मैच करती है. कवि जब फलों को सूंघता है, उनका स्वाद लेता है तो उसे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है. कवि ने इन पंक्तियों में फलों के बाग का बड़ा ही सेंसुअस चित्र प्रकट किया है, जहां उसके लिए जीवन आनंद और आश्चर्य से भरा हुआ है. कवि के चारों ओर पके हुए सेब हैं, रसों से भरे हुए अंगूर इतनी अधिक मात्रा में हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है उसे कि वे खाए जाने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं. वहाँ पर और भी अनेक प्रकार के फल हैं. उसके चारों ओर पके हुए सेब लटक रहे हैं. अंगूर की बेलों के झुंड रस के रूप में अपनी जो जूस है उसके मुंह में डाल रहे हैं. आड़ू, पीच जिसे हम कहते हैं और अन्य फल कवि के हाथों में आकर अजीब तरीके से गिर रहे हैं. भूमि जो है वो तरबूजों से भरी हुई है जिसके ऊपर पत्तियां और फल छाए हुए हैं. कवि ठोकर खाकर भूमि पर गिर जाता है, वह फल फूलों से घिर जाता है. प्रकृति जो सुख एक बाग में दे रही है वे बहुत अधिक हैं.
इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी भी स्वयं को इन आनंदों से नहीं बचा पाता और ठोकर खाकर गिर जाता है. He wants to lie down into that garden forever and ever. Thank you all. The remaining part of this poem we will continue tomorrow.